Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. इस लेक्चर में स्टूडेंट हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर का 8 वाला पॉइंट जो कि है फ्रिक्शन के बारे में। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया है। फ्रिक्शन का मानी होता है स्टूडेंट रुकावट। जब दो सरफेसेस आपस में रब होती हैं तो उनके दरमियान एक रुकावट पैदा होती है जो कि मोशन को अपोज करती है, मोशन को रोकती है, उसको हम कहते हैं ये फ्रिक्शन है। ये एक किस्म की फ़ोर्स ही होती है जो कि रोकने की कोशिश करती है मोशन को अपोज़ करती है। इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। एक-एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, साथ रहिएगा हमारे पूरे वीडियो में। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट बाय द बैट, कि जब हम जो क्रिकेट बॉल है उसको हम बैट के साथ मारते हैं या उसको हिट करते हैं बैट के साथ, तो क्या होता है, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रीजनेबल लार्ज वेलोसिटी। तो वो ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बैट से बॉल को हिट करते हैं तो वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ज़मीन पर चलने लगती है और ये जो है ये उसकी वेलोसिटी कहलाती है। यानी जो जिस रफ्तार के साथ वो चल रही है उसको वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। बॉल जितना ज़ोर से जो है वो लगेगा बैट के साथ, या बैट जितनी ज़्यादा फ़ोर्स लगाएगा उस बॉल के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा रफ़्तार से बॉल जो है वो मूव करेगी, उतनी वे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। फ़र्ज़ करें आप कि जो हमारी ज़मीन है, जो ज़मीन की सतह है वो बिल्कुल स्मूथ है और स्लिपरी है। इस वजह से जो बॉल है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम उसको लगेगी। इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रीज़नेबली लार्ज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मोशन के मुताबिक इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये अपनी मोशन को जारी रखेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन को जारी रखेगी। अब स्टूडेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, आप रिमाइंड कीजिए कि फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि उस लॉ के मुताबिक वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट में ही रहेगी क्योंकि जो ग्राउंड है वो हमारे पास स्मूथ है, उसके ऊपर कोई भी जो है फ्रिक्शन नहीं लग रही। तो इसलिए जो अपनी मोशन को जारी रखेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फ़ोर्स ना लगा के उसको रोक ना दें। बट प्रैक्टिकली वी ऑब्ज़र्व, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या होता है, वी ऑब्ज़र्व दैट इट इवेंचुअली स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। लेकिन हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि बॉल थोड़ा-सा डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाती है खुद ब खुद। हम उसके ऊपर कोई फ़ोर्स भी नहीं लगा रहे होते, लेकिन थोड़ा-सा डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड स्लो होती इवेंचुअली वो जो है वो स्टॉप हो जाती है। डज़ एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप द बॉल। इसमें अब वो खुद ही क्वेश्चन राइज़ कर रहा है एक बच्चों के इंटरेस्ट को उभारने के लिए कि क्या कोई फ़ोर्स यहाँ पे लगी है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में जो उसकी मोशन को रोक देती है? तो जी हाँ, जैसा कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स अपोज़िट डायरेक्शन में लग रही होती है, ठीक है? ये हर जगह पे मौजूद होती है ज़मीन की सतह पर और ये मोशन को अपोज़ करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट, अगर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना होती तो दुनिया में जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं वो हमेशा मूवमेंट में ही रहती, कभी ना स्टॉप होती। जैसा स्पेस है, स्पेस के अंदर बिल्कुल फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसीलिए जो हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, या जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो घूमते ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होती तो हमारी ज़मीन की जो मूवमेंट है वो भी रुक जाती और जो चाँद है वो भी रुक जाता, ना दिन आता ना रात आती। तो ये जो मूवमेंट है ये इनकी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट, सो इसीलिए वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती। लेकिन ज़मीन की सतह पर हर चीज़ पे फ्रिक्शन लग रही होती है जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो हमेशा मूवमेंट में ही रहते। अगर हम एक बॉल को धक्का देते तो वो हमेशा जो है वो मूवमेंट में ही रहता, कभी भी ना रुकता। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो उसको अपोज़ करके उसको रोक देती है। आगे खुद ही वो जवाब दे रहा है कि यस, जी हाँ, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फ़ोर्स एक ऐसी फ़ोर्स है
जो क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है मोशन को बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ये कहाँ पे लग रही होती है, ये बॉल और ग्राउंड के दरमियान में होती है, यानी गेंद के और ज़मीन के दरमियान ये फोर्स होती है दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल, जो कि बॉल की मोशन को अपोज करती है। यानी अगर जो बॉल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, उसको अपोज करेगी, जिसकी वजह से बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उसकी मोशन रुक जाएगी। ये था इसका स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। Dissipative effect of force. Friction is a dissipative force due to which the energy is wasted in doing work to overcome against the friction. अब स्टूडेंट डेसिपेटिव का मतलब होता है एनर्जी का वेस्ट होना, एनर्जी का लॉस होना। कहता है कि जो फ्रिक्शन है उसकी नेचर जो है वो डेसिपेटिव होती है, यानी जब फ्रिक्शन लगती है तब एनर्जी जो है वो लॉस होती है। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा आती है और एनर्जी को लॉस करती है। यही कह रहा है कि फ्रिक्शन इज़ द डेसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो एक एनर्जी को ज़ाया करने वाली फोर्स है टू विच द एनर्जी इज़ वेस्टिंग इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो है एनर्जी लॉस होती है। और एनर्जी क्यों लॉस होती है, ताकि जो फ्रिक्शन का जो असर है उसको ओवरकम किया जा सके, उसको कम किया जा सके। अब स्टूडेंट जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन वो लॉस नहीं मतलब ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक जो शेप है उसे दूसरी शेप में चली जाती है। जैसे कि हमने एनर्जी वाले चैप्टर में भी ये इसको रीड किया था, शायद 6 वाले चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती, ये एक शेप से दूसरी शेप में जा सकती है, जबकि टोटली तौर पर ये कभी भी ज़ाया या ख़त्म नहीं होती। द लॉस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे पास एनर्जी लॉस होती है ये किस शेप में जाती है, ये हीट की शेप में जाती है। हीट की शेप में जाती है। जब भी दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन होगी तो वो हमें हीट की शेप में जो है वो नज़र आएगी। तो जैसे स्टूडेंट अब यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि जैसे हम अपने हाथों को रब करते हैं, आप रब करके देखें कि आपके जो हाथों के दरमियान आपको हीट फील होगी, तो वो हीट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ही जो है वो पैदा हुई है और ये एनर्जी लॉस हुई है और जो हीट की शेप में चली गई है। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज़ द रबिंग ऑफ हैंड, यानी आप जो जब हाथों को रब करते हैं तो तब जो है एनर्जी लॉस होती है और वो किस शेप में जाती है, वो हीट की शेप में जाती है। ये एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आप खुद इसको करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकती हैं कि जब हाथ को रगड़ते हैं तो हमें एक हीट फील होती है या गर्माइश फील होती है। तो ये जो है फ्रिक्शन का सबसे सिंपल और डेली लाइफ एग्जांपल है, जिसकी वजह से जो है एनर्जी लॉस होके किस शेप में चली जाती है, हीट की शेप में। आगे देखिए, व्हेन वी रब आवर हैंड्स, जब अपने हाथों को हम रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, हीट इज़ प्रोड्यूस, तो हीट पैदा होती है। जैसे सर्दियों में जब हमें सर्दी लग रही होती है तो हाथों को आपस में रब करते हैं तो एक गर्माइश सी फील होती है। हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड आवर हैंड्स बिकम वार्म, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स राइजेज, इसी तरह कहता है कि जो मशीनें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स एंड कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। तो जो फ्रिक्शन उनके मशीनों के पुर्ज़ों के दरमियान भी स्टूडेंट फ्रिक्शन मौजूद होती है। जब पुर्ज़े मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन मौजूद होती है, जिसकी वजह से हीट लॉस होती है और वो जो है एनर्जी लॉस होती है हीट की शेप में, जिसकी वजह से जो मशीनें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, इसके अलावा और जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, इसके अलावा जितनी जैसे मोटर हो गया, तो जब ये चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही होती है। इसकी वजह से ये जो हमें ये वाले अप्लायंसेस होते हैं ये हमें हीट इनसे निकलती हुई फील हो रही होती है और ये गर्म हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है और फ्रिक्शन की वजह से जो है एनर्जी लॉस होती है और वो हीट की शेप में चले जाती है, क्योंकि एनर्जी ने ज़ाया नहीं होना होता, ये एक शेप से दूसरी शेप में चले जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि दैट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, यानी जब मशीनों के पुर्जे गर्म हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि जो है कम्स प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं उससे, क्योंकि जब मशीनें ओवर हीट कर जाती हैं तो उससे ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसीलिए इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें जो बिग मशीन होती हैं, बिग मशीन्स होते हैं उसके अंदर
फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो काम करने वाली होती हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसके अंदर ग्रीस, ऑयल और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ताकि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को या रगड़ को कम किया जा सके। इसलिए जो एनर्जी का लॉस है वो कम से कम हो, और ताकि जो हमारे मशीनी पुर्ज़े होते हैं वो ख़राब होने से बच जाएँ, क्योंकि जब ओवर हीटिंग हो जाती है तो मशीनों के जो है ख़राब होने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। The tires of vehicles also wear out after becoming too hot due to the friction becomes tire and road. स्टूडेंट, अब जो गाड़ियों के टायर होते हैं, पता है अक्सर वो भी फट जाते हैं या उनके दरमियान सुराख हो जाते हैं। वो भी कहता है कि फट जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो फ्रिक्शन की वजह से बड़ी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और इस हीट की वजह से जो टायर होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। जब गाड़ियाँ स्टूडेंट लंबे सफ़र पर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करती हैं, तो रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जो है वो बड़ी प्रोड्यूस हो रही होती है, और इस हीट की वजह से जो टायर होते हैं, कि टायर जो होते हैं वो रबर के बने हुए होते हैं, तो जब रबर को ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो वियर आउट कर जाएगी, जिसकी वजह से जो है हमारे टायर जो हैं वो फट जाते हैं, और हमें जो है टाइम टू टाइम इनको चेंज करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ जो हमने ये पढ़ा कि मशीन के पुर्ज़ों का ख़राब होना या टायर का फट जाना, तो ये सारा जो है ये फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा होता है। आगे देखिए, शूटिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर। कि जो रात पर आसमान पर नज़र आने वाले जो शहाब साकिब होते हैं, यानी जब हम देख रहे होते हैं रात को अचानक से आसमान पर, हम कहते हैं तारा टूटा, तो वो जो तारे का टूटना होता है वो भी स्टूडेंट हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है। इस अमल को शूटिंग ऑफ स्टार्स कहा जाता है, और जैसे आसमान को चमकती हुई लकीर हमें एक दिखाई देती है और हम कहते हैं कि ये तारा टूटा है, तो उसको शूटिंग ऑफ स्टार्स कहा जाता है। तो ये भी जो है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है। आगे इसकी वजह भी बताई गई है, इसको देख लेते हैं। दीज आर एक्चुअली एस्टेरॉइड्स दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि ये असल में एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एस्टेरॉइड जो होते हैं वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, इसी वजह से जो है वो हमें शूटिंग ऑफ स्टार्स नज़र आता है। अब स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जब ऊपर वाली लेयर से जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसके अंदर ये एस्टेरॉइड जो है हाई स्पीड के साथ एंटर होने लगते हैं, तो चूँकि इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रिक्शन की वजह से जो एस्टेरॉइड होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें एक लकीर सी आसमान के ऊपर दिखाई देती है। तो ये जो है ये सारा फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है। एज़ दे आर मूविंग, एयर रेजिस्टेंस काजेज़ जनरेशन ऑफ हीट। चूँकि वो स्टूडेंट बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए वो जो है एयर रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अब स्टूडेंट, जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो भी फ्रिक्शन की ही एक काइंड है, फ्रिक्शन की ही एक किस्म है। जब कोई भी जिस्म तेज़ रफ्तारी के साथ हवा को कट करती हुई आती है, हवा के अंदर से सफ़र करती हुई आती है, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस यानी रुकावट पैदा करती है हवा के अंदर। तो इसी वजह से जो है ये जो रेजिस्टेंस यानी हवा के अंदर रुकावट पैदा हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन आई, और जो एनर्जी लॉस होती है वो जो है हीट की शेप में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें आसमान पर वो एक आग का चिंगारा या उसकी सूरत में हमें जो है वो दिखाई दे रही होती है। तो ये असल में हीट ही प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि आग के चिंगारे की शक्ल में हमें आसमान के ऊपर दिखाई देता है, और हमें इस तरह लग रहा होता है कि जैसे ये सितारा है और वो टूटकर जो है वो इस तरह आया गिरा है। Their temperature becomes so high that they start burning and ultimate disintegrate। ये कहता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो है जलने लगते हैं, स्टार्ट बर्निंग, जलने लगते हैं, और आखिरकार जो है ये टुकड़ों के अंदर बिखर जाते हैं। यानी जब एस्टेरॉइड जो होते हैं आखिरकार इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि वो जलकर छोटे-छोटे पार्टिकल्स के अंदर बिखर जाते हैं, जो कि शूटिंग ऑफ स्टार्स बन जाते हैं, और यही वजह है स्टूडेंट के हमें आसमान पर ये इस तरह नज़र आते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग एक सीन लग रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत ये आसमान के ऊपर लग रहे होते हैं। तो ये जो सारा है ये फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा होता है। स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा टॉपिक। आज हमने फ्रिक्शन को एक जो है डिटेल में पढ़ा। इसको हमने देखा कि ये एक अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को रोक देती है, और एनर्जी को जो है वो लॉस करती है, और एनर्जी लॉस जो है वो हीट की शक्ल में चली जाती है। इसी तरह हमने देखा कि ये किस तरह मशीन्स को गर्म करती है और टायर्स को वियर आउट कर देती है। इसके अलावा हमने देखा कि शूटिंग ऑफ स्टार्स भी इसी वजह से हो रहे होते हैं। तो अगर
कोई भी पॉइंट आपका जो है कन्फ्यूजन में रह गया हो तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और हमें ये जो चैप्टर है ये ना सिर्फ हमें फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता है, बल्कि हमारे जो इर्द-गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज़ हो रहे होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा शूटिंग ऑफ स्टार्स का। आज से पहले आपको कभी भी ये पता नहीं होगा कि ये किस वजह से हो रहा होता है, लेकिन आज से आपको पता चल गया कि ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होता है। सो जो ये फिज़िक्स है ये हमें नेचुरल फिनोमिनाज़ जितने भी हो रहे होते हैं हमारे इर्द-गिर्द उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है, स्टूडेंट इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ा करें। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।